सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजार के खुलने की तैयारी बता दें। प्री ओपनिंग सेशन में संकेत किस तरह के हैं। एसजीएक्स निफ्टी बेहद दमदार प्रदर्शन करता हुआ 40 अंकों की शानदार मजबूती और खुलते ही बनेंगे नए रिकॉर्ड। जी हां, 9650 जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखे निफ्टी पर समझ लीजिए नया इतिहास आज के दिन बनता हुआ दिखा है, क्योंकि 9649 अब तक का लाइफ हाई है। 31255 ये है लाइफ हाई सेंसेक्स का, और सेंसेक्स में भी इसके पार निकलते ही आप बड़ी तेजी यानी कि बड़ा रिकॉर्ड बनते हुए देखेंगे। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी थोड़ा दूर है, थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं। 30,470 ये लेवल अगर आपको बैंक निफ्टी पर दिखे तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर भी एक इतिहास बनता हुआ दिखा है। एशियाई बाजार हैं बेहद मजबूत। हांगकांग के बाजार 1/4% के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और अमेरिका में शानदार उछाल जो हुई उसका फायदा भारतीय बाजार उठाने की तैयारी में। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 25 अंक ऊपर है निफ्टी और 25 अंक नीचे है सेंसेक्स। और सेंसेक्स और निफ्टी अलग अलग दिशा में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में इनकी दिशा एक साथ हो जाएगी। इन्फोसिस 2% मजबूत, लुपिन में 2% की मजबूती, अंबुजा सिप्ला जैसे शेयरों में थोड़ी थोड़ी खरीदारी होने के संकेत। भारतीय एयरटेल 10% ऊपर दिख रहा है अपनी सेशन में। पहली टिक पर एशियन पेंट्स 3% के नुकसान के साथ। टाटा मोटर्स 1% नीचे जरूर दिख रहा हो, लेकिन थोड़े बेहतर और सही लेवल्स आते हुए दिखेंगे। इस बीच करेंसी मार्केट की हो चुकी है शुरुआत, रुपए की चाल पर रखिए नजर। देख लेते हैं वहां पर किस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। आज के लिए रुपए में कितनी मजबूती देखने को मिलती है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि डॉलर थोड़ा सा कमजोर हुआ है। ये एक संकेत अमेरिकी बाजारों की करेंसी में आता हुआ दिखा है। जी हाँ, शुरुआत हो चुकी है और 12 पैसे की मजबूती के साथ करेंसी मार्केट ने की है आज की शुरुआत। 64.35 फिर से 64 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ रुपया, तो 65 के नीचे टूटा नहीं, वहां से रिकवरी हुई और अब धीमे धीमे ये रिकवरी और आगे बढ़ती नजर आ रही है। चलिए, तो ये है आज के शुरुआती कारोबार का रुझान। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और स्टॉक्स पर राय। और होटल लीला फाइनली, मैरीगोल्ड एक पी फर्म है अमेरिका की, मैरीगोल्ड कैपिटल तैयार होती दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ये खरीदेंगे 700 करोड़ रुपए में इनकी चेन्नई की प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे राकेश, चार्ट्स देखकर होटल लीला कहीं कोई मौका है खरीदारी करने का, या फिर अगर किसी के पास शेयर हैं और आज उछाल मिले तो बेच के निकलें? नहीं अनिल जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है होटल लीला का और बिल्कुल चलने का दम रखता है। और 21 रुपीज 40 पैसा नीचे में एक अच्छा बेस है। किसी के पास है तो भी 21 रुपीज 40 पैसा का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। कोई बाय करना चाहता है तो भी 21 रुपीज 40 पैसा के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए। टेक्निकली स्टॉक ये अनिल जी 27-28 रुपीज तक की रैली दिखाने का दम रखता है। चलिए, तो इस पर रखिएगा नजर। और देखिए आज मिड कैप इंडेक्स में क्या जबरदस्त तेजी होने की उम्मीद है। लीजिए, प्री ओपनिंग सेशन खत्म होने के बाद अब सेंचुरी मारकर खुलने की तैयारी कर रहा है मिड कैप इंडेक्स। अच्छी तेजी मिड कैप स्टॉक्स में देखी जा रही है। आरपीपी इंफ्रा जैसे स्टॉक्स भी खबरों में हैं। यहाँ पर प्रमोटर्स ने करीब 12% हिस्सेदारी 50 करोड़ रुपए में बेची है, और जो फंड्स का नाम आया है वो थोड़ा उत्साहजनक है। सुंदरम म्यूचुअल फंड, मॉर्गन स्टैनले सिंगापुर, सेवन हिल्स, इन्होंने दरअसल ये प्रमोटर्स की हिस्सेदारी खरीदी है। ट्रैक करते हैं सर आप इसको, कैसा कंपनी है, क्या करती है? कंपनी जिस स्पेस में बहुत अच्छी है, डी लेवरेजिंग की जरूरत खास है इसमें, बट इन्होंने जो इनके प्रोजेक्ट्स में खास करके साउथ में तेलंगाना और जो तमिलनाडु में इनकी जो प्रेजेंस है सिविक यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, वो बहुत ही उम्दा है। तो मुझे लगता है अच्छा इसमें वो है डेट रीस्ट्रक्चरिंग, जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी, बकाया कम होगा तो इससे सर्विसिंग कॉस्ट घटेगी तो बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। बट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वो है। आज एक कॉन्फ्रेंस में भी ये हिस्सा ले रहे हैं एक बड़े ब्रोकरेज हाउस की। हो सकता है उसके बाद थोड़ा सा इसमें वापस एक इंटरेस्ट भी आएगा। तो आरपीपी इंफ्रा प्रमोटर्स की बिकवाली, फंड्स की एंट्री, इंटरेस्टिंग। ये देखने लायक होगा कि स्टॉक आगे किस तरह का एक्शन दिखाता है। लेकिन एक्शन एक और स्टॉक में है और वह है श्रेय इंफ्रा, रशिया की एक कंपनी के साथ ये जॉइंट वेंचर की बात कर रहे हैं। वागले साहब, इसके चार्ट्स देखिए और बताइए क्या कोई मौका है खरीदारी करने का। कुछ मशीनरी वहां पर मंगाएंगे जो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में काम आती हुई दिखेगी। तो श्रेय इंफ्रा के लिए एक रशिया की कंपनी के साथ $50 करोड़ का जॉइंट वेंचर की संभावना बताइए। एसआरईया इंफ्रा मैं समझता हूँ 100 और 110-112 के रेंज में है। तो अगर आप लिमिटेड मूव के लिए खरीदना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता ये 114 क्रॉस होगा। वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 98 के नीचे जाते हुए भी नहीं लगता है। ओके, तो ये स्टॉक है रडार पर, और देखिए पिछले कुछ दिनों से अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहा है एसआरईआई इंफ्रा। अच्छा, लिकर शेयर फोकस में रहने वाले हैं। कल हमने देखा था क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही थी लिकर स्टॉक्स में। ग्लोबल स्प्रेड तो वागले साहब ने जब कल आखिरी सौदा है, मुझे याद है
आइडेंटिफाई किया था तब 12-15% तक दौड़ लगा रहा था। आज भी देखिए 6% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। केरला से कुछ राहत भरी खबरें आई हैं जिसका फ़ायदा लिकर कंपनियों को मिलने वाला है। साथ ही नज़र रखिएगा अब टीवीएस मोटर पर, देखिए ये शेयर 4% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। शिपिंग कंपनियाँ अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाली हैं। फार्मा कंपनियाँ, अब दीवान साहब खरीदारी शुरू कर दी है कई लोगों ने। हमने देखा पहले मेटल्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी, मेटल्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई और अब फार्मा शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। आईटी में भी सिलेक्टिवली कुछ खरीदारी हो रही है, सेक्टर रोटेशन हो रहा है। फार्मा शेयर, आईटी शेयर खरीदने चाहिए और किस तरह के, कौन सी कंपनियां आपके रडार पर हैं फिर? हाँ, सो बॉटम फिशिंग जिसको कहते हैं वो तो होना ही होना है। और इसमें ये है कि हम सुन रहे हैं लोगों से कि फार्मा में अभी भी तकलीफें बनी रहेंगी, एक आध साल और लगेगा, प्राइस इरोजन है, यूएस में कंपेटिटिव प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बट मुझे एक चीज नहीं समझ आई कि जब वैल्यूएशन ऊपर थे, जब 18, 20, 22 सन फार्मा का एक टाइम 30, 33 टाइम भी वैल्यूएशन जो गया हुआ है, तब लोग लेने रेडी थे और आज जब 12 पे है तो नहीं है। तो आपको चीज जब मिलेगी तो वो तो सस्ते में तो कोई कारण से ही मिलेगी। पेशेंस चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए। लोगों की सुनेंगे हम अगर तो कुछ भी नहीं ले पाएंगे, पीक पे लेंगे। सही बात है। तो मेरे हिसाब से अभी भी अगर एक बास्केट कोई बनाए, क्योंकि फार्मा कंपनी में एक कंपनी लेके थोड़ा सा रिस्क ज्यादा हो जाता है, तो इट्स बेटर टू इधर गो फॉर अ फंड या आप कोई बास्केट लेते रहें रेगुलर बेसिस पे। एक टॉप पिक मेरी उसमें बायोकॉन है, बायोकॉन ग्लेनमार्क लुक क्वाइट पॉजिटिव। और अनिल आपने ये बताइए, 3 दिन पहले कहा था सन फार्मा खरीद लीजिए, क्या तेजी देखने को मिली है सन फार्मा के स्टॉक में? होल्ड करें और कितनी तेजी बनी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है रहमत, खासतौर से क्योंकि जब हमने रिकमेंड किया 2 दिन से कॉन्ट्रा कॉल के तौर पर चला भी है और अब बहुत सारे लोग इसलिए फेसबुक पर सवाल पूछे। तो 2 बातें यहाँ पर कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि फार्मा स्टॉक्स में 1 या 2 जो ये तेजी के बाउंस दिखेंगे, ये टेक्निकल बाउंस बैक है, क्योंकि बहुत लोग फंसे और अटके हुए हैं। सही बात है। तो हर लेवल पर 1-2 बार तो आपको कम से कम सेलिंग आएगी। तो ऐसा नहीं कि आपने बॉटम देख लिया है और अब ये नॉन स्टॉप ऊपर ही जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो शुरुआत में आप 1 या 2 बार सन फार्मा में या दूसरे फार्मा स्टॉक आपने जो भी खरीदे हो, डीवी, डॉक्टर वगैरह, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुक करें। पहली बात यानी कि वन साइड रैली नहीं है, मौका आपको देगा। दूसरी एक बहुत अहमियत वाली बात है कि जिन लोगों को लग रहा है कि हमने 2 दिन पहले नहीं खरीदा, 3 दिन पहले नहीं खरीदा, जब बोला ये बढ़ गया, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। फार्मा शेयरों में बॉटम अभी भी नहीं बना है। मैं बहुत स्ट्रांगली कहना चाहता हूं कि अभी भी एक पैनिक कभी भी आना बाकी है। अब किस शेयर में आएगा, सब में आएगा या नहीं आएगा, और किस में आएगा, कितना आएगा, वो मौका होगा। फार्मा शेयर खरीदने का सिंपल और सबसे बढ़िया तरीका अब यही है, जिस फार्मा शेयर में जिस दिन बड़ी खराब खबर आए और वो 5, 10, 15% गिरे, उस दिन आप खरीदिए और ये मौका देगा। तो ऐसा नहीं कि अगर आपने 500 के नीचे सन नहीं खरीदा या डिवीज आपने नीचे में 50 रुपए नीचे में नहीं खरीदा तो आपने कुछ मिस कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आराम से इंतजार कीजिए, लेकिन हाँ अब खरीदना है, अब इन लेवल्स पर बेचना ही, ये ध्यान में रखें। चलिए, इसी बीच बजाज ऑटो की बिक्री आई है। बिक्री 10% घटी है। अच्छा, इसकी बिक्री अच्छी नहीं आती, उसके बाद शेयर नीचे खुलता है और फिर रिकवर हो जाता है, ये मैंने नोट किया है। तो देखते हैं इस बार आज कैसा होता है। दरअसल ग्लोबल बिक्री का आंकड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ज़्यादातर जो कारोबार है वो वहाँ से आता है। ये कुल बिक्री का आंकड़ा है, ये तो अच्छा लग नहीं रहा और इंतजार होगा कि एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा किस तरह से निकल कर आता है। तो बजाज ऑटो ये स्टॉक रहेगा फिर आज रडार पर साफ तौर पर। चलिए, जब तक वो आंकड़ा हमारे सामने आए तब तक 2020 का रिकैप देखा जाए। बिल्कुल, आज की दमदार टीम बनी है दोनों ही, और जब रिकॉर्ड हाइस पर जाने की तैयारी में हो बाजार, तो फिर आपको ये जानना समझना जरूरी है कि कौन से स्टॉक से जो देंगे आपको ट्रेडिंग में मुनाफा। आज का अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों के साथ ही भरी हुई है। पीएनबी गिल्ड्स में तेजी देखने को मिल सकती है। पीएनबी मन बना रहा है अपनी सब्सिडीज में हिस्सेदारी बेचने के लिए, और महाराष्ट्र की सरकार कह रही है नई बिल्डिंग्स में एलईडीज ही लगेंगी। तो मेक इलेक्ट्रॉनिक्स और बीपीएल में भी तेजी बनेगी। मॉनसून का प्ले है। रैमको सीमेंट्स और विशाखा इंडस्ट्रीज एस्बेस्टोस शीट्स की ज्यादा बिक्री के चलते यहां पर फोकस रखिएगा। जीएम ब्रूरीज, आईएफबी एग्रो और पायनियर डिस्टिलरीज पर नजर रखिए। आज लिकर सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। केरला से बड़ी राहत मिल रही है इस सेक्टर को। साथ ही एससीआई ये हो सकता है स्टॉक ऑफ द डे, और सीमैक पर भी नजर रखिएगा। सरकार एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत पैकेज देने की तैयारी में है और उसका फायदा शिपिंग कंपनियों को भी मिलेगा।
बहुत जल्दी से नजर डालते हैं टीम पे, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। टीवीएस मोटर अच्छे नतीजे, होटल लीला प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, श्रेय इंफ्रा की एक बड़ी डील रूस के साथ हुई है, पीएनबी अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी में स्टेक बेच रहा है, रिलायंस कम्युनिकेशन लेकिन शॉर्ट करिए, यहाँ पे अच्छी खबरें नहीं है इनके लिए। ग्लोबस स्पिरिट्स और ऑर्किड फार्मा, मार्क्सन्स फार्मा, ये सेक्टर्स तो लगता है खरीदारी करनी चाहिए, मिड कैप में तेजी बनेगी। और एलईडी की जो मैंडेटरी रूलिंग आई है महाराष्ट्र में, उसके तहत एचपीएल और सूर्य रोशनी में खरीदारी। देख लीजिए ये तमाम स्टॉक्स, और यही कमाल दिखाने वाले हैं आज मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में। ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, और देखिए बहुत सारी लिकर कंपनियां आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। CFL बनाने वाली कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। महाराष्ट्र में नई बिल्डिंग बनेगी तो उसमें CFL ही लगेगी, उसमें माफ कीजिएगा LED ही लगेगी, तो CFL नहीं लगेगी, LED लगेगी। LED कंपनी आज अच्छा प्रदर्शन दिखाने के मूड में। हाँ, ये तो बेहतरीन बात है कि अब अगर सरकार ही कंपल्सरी कर दे तो फिर इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। ये स्टॉक्स, अच्छा मॉनसून की जिक्र आप कर रहे थे अपनी स्टॉक 2020 में, फर्टिलाइजर्स ये एक सेक्टर है जहां पर शायद एक्शन देखने को मिले। इस पर एक राय ली जाए। प्रकाश जी, कुछ पसंद है फर्टिलाइजर शेयरों में या देर हो चुकी है? नहीं, बिल्कुल देर नहीं हुई। हाँ। बिल्कुल देर नहीं, अभी भी ये तो शुरुआत हुई है। शुगर साइकिल जैसा है सर, जब चलता है तो एटलीस्ट 2-3 फेजेस आते हैं, तो अभी तो फर्स्ट फेज ही की शुरुआत हुई है। तो और सरकार जो ग्रामीण इनकम बढ़ाने की जो बात कर रही है, वो बिना फर्टिलाइजर के इम्प्रूवमेंट वो हो नहीं सकता। तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि इसमें अच्छा खासा आएगा। इसमें एक कंपनी है जो फर्टिलाइजर भी काम करती है, पर अब FMCG प्रोडक्ट्स बनाने लगी, जो GNFC करके है। उसमें TDI है, टोल्यून डाई आइसोसाइनेट, जो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट माना जाता है। आई थिंक किसी ने अगर नहीं लिया है फर्टिलाइजर में एक्सपोजर, तो GNFC एट दिस लेवल इज अ वेरी गुड बाय। चलिए, तो GNFC, सोना कोयो, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट दीवान साहब को पसंद आ रहे हैं आज के दिन। इन पर नजर रखिएगा। मिड कैप इंडेक्स डबल सेंचुरी मार के खुलने की तैयारी करता हुआ, तो आज मिड कैप्स में एक्शन भरकर रहने वाला है। और देखिए, अगर यहीं पे खुल जाएंगे ना बाजार, तो एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब करीब 6 बढ़ने वाले शेयर होने वाले हैं। और नीडलेस टू से आपका जन्मदिन है, तो आज नए रिकॉर्ड तो बनने ही है बाजार में। और देखिए 9650 के ऊपर जाकर खुलने की तैयारी होते हुए, मैं खुश तब होऊंगा जब 9700 आज हासिल हो जाए, तो मजा आ जाए, तो हम जमकर पार्टी करेंगे आज। वागले साहब, कराएंगे आज आप? एक चीज ऐड करना चाहता हूं। बोलिए। 9700 ओपन में आएगा और क्लोज होगा तो और खुशी होगी। वाह, तो इवनिंग की पार्टी और ज्यादा अच्छी होगी। अच्छा, मेरी बर्थडे आज है, लेकिन पूरा साल भर आगे का है ना, तो 9700 क्या 10,000 भी दिखेगा। उसके बाद के आगे लेवल जो आपने दिए 10,500, 11,000 सब दिखने वाले हैं। लेकिन हाँ, आज अगर इन्हीं लेवल्स पर खुले तो एक रिकॉर्ड जरूर बनते हुए दिखेगा। बजाज ऑटो, इस पर एक राय ली जाए। HSBC नहीं, गोल्डमैन सैक्स की भी एक रिपोर्ट आई, उन्होंने भी यहाँ पर बिकवाली की राय दी और नंबर्स भी थोड़े ढीले दिख रहे हैं। विश्वेश, आपके लिए सवाल है मेरा, क्या बजाज ऑटो में आप शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहेंगे या फिर कमजोर खुलने के बाद नीचे में खरीदेंगे आप? मेरा ऐसा मानना है कि अनिल जी, ऑटो पैक में बजाज ऑटो रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है। और इसका जो रीसेंट फॉल है, लास्ट एक्सपायरी में 3000 रुपीज से नीचे में 27, उसका जो पुल बैक पिछले 4-5 दिनों में देखा था, और कल के दिन में जो ओपन इंटरेस्ट पोजीशन बिल्टअप हुई है, वो इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट्स बिल्टअप हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि इमीडिएटली 2760 तक के लेवल टेस्ट कर सकते हैं। अगर 2760 ब्रेक डाउन होता है तो फिर और गिरावट आ सकती है टिल 2600 ऑल्सो। सो मेरे हिसाब से अगर बहुत नीचे खुलता है 2700 के आसपास, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा सा भी 2800 के आसपास खुलता है तो 2850 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करें। 2700 2660 तक के नीचे में लेवल देखे जा सकते हैं। चलिए, तो बजाज ऑटो की जो एक्सपोर्ट की बिक्री का आंकड़ा है वो देखिए अच्छा नहीं आया, 3% वो घटी है। ये देखिए टिकर टीम आपको बता रही है, और इसीलिए ये शेयर गैप डाउन ओपनिंग करने की तैयारी में। लेकिन अच्छी तेजी फार्मा शेयरों में देखने को मिल रही है। देखिए, सन फार्मा सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर होगा। टॉप 3 निफ्टी गेनर्स में 2 फार्मा है। ल्यूपिन में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। मिड कैप फार्मा पर भी नजर रखिएगा। स्टॉक 2020 की टीम में मार्क्सन फार्मा जैसे स्टॉक्स, ऑर्किड फार्मा जैसे शेयर नीरज अपनी टीम में आज शामिल कर रहे थे। इन शेयरों पर भी नजर रखिए। अच्छी तेजी आज देखी जा रही है इन तमाम कंपनियों में। कोई फार्मा शेयर राकेश जी आपको अच्छा लगता है? आपने हालांकि पिक्स अपने बताए हैं, कोलगेट, इमामी, L&T, इसके अलावा कोई फार्मा कंपनी जहां पर आपकी नजर हो? देखिए अनिल जी, हेमंत जी, फार्मा के अंदर एक तो मुझे नेटको फार्मा काफी अच्छा लगता है, जिसने बिल्कुल भी फार्मा की मंदी में पार्टिसिपेट नहीं करा।
नीचे में 900 के अराउंड एक अच्छा बेस है और स्टॉक एक परफेक्ट कैंडिडेट है एक नए लाइफ टाइम हाई का 985 990 के लेवल्स नेटको में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो फार्मा काउंटर मुझे टेक्निकली पसंद है वो है एल्केम लैब्स। काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर है और स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली थी, वो शायद मुझे लगता है पूरी हो चुकी है। ट्रेडिंग के नज़रिए से 1900 एक बेस है और स्टॉक ऊपर में 2020 2030 के लेवल्स मुझे लगता है दिखाने का दम रखता है। ओके, तो ये है राय। इस बीच बस तैयारी करें आज रिकॉर्ड बनाने की। ओके, अब बचे हैं कुछ 45 सेकंड और 67 अंक ऊपर खुलने की तैयारी है सेंसेक्स की। 31,255 ये लेवल क्रॉस होने पर नया रिकॉर्ड बनेगा सेंसेक्स में और निफ्टी 9,650 के पार निकलने पर बनेगा नया लेवल। चलिए, ये दो रिकॉर्ड बनने की तैयारी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा दूर है, 23,470 बैंक निफ्टी पर दिखा तो वहां पर नया रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन लग रहा है जिस तरह से निफ्टी की मजबूती है, कम से कम कहीं न कहीं रिकॉर्ड बनने के पूरे आसार है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में है इस वक्त और देखेंगे मिड कैप शेयरों में ये शानदार खरीदारी जो दिख रही है वो क्या आज दिग्गजों में भी नजर आती है और बैंक निफ्टी कल की कमजोरी से उबरने की पूरी कोशिश करता है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है सेंसेक्स और निफ्टी पर। तेज शुरुआत भारतीय बाजारों की होती हुई दिख रही है। 31,250 के पार खुलता हुआ सेंसेक्स और रिकॉर्ड स्तर पर निफ्टी। ऐतिहासिक स्तर आपकी स्क्रीन पर, अब तक के सबसे उच्चतम स्तर निफ्टी पर आपको देखने को मिलेंगे 9,670। जी हाँ, ये है लेवल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर निफ्टी पर जो आप पहली बार इतिहास में देख रहे हैं। हाफ सेंचुरी मारता हुआ निफ्टी और सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 125 अंकों की मजबूती के साथ 31,265 पर खुलता हुआ। बैंक निफ्टी भी 125 अंकों की मजबूती के साथ तेज शुरुआत करता हुआ दिख रहा है और मिड कैप इंडेक्स में इन सबसे ज्यादा 0.1% की तेजी होती हुई दिख रही है। तो बेहतरीन खरीदारी है। अब सेंसेक्स ने भी रिकॉर्ड बनाया है 31,300 का आंकड़ा आप जो सेंसेक्स पर देख रहे हैं ये इतिहास में पहली बार होता हुआ दिख रहा है। तो खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी ने बेहद शानदार दमदार शुरुआत की और बैंक निफ्टी पर भी नजर रखी। अपने इतिहास बनाने से सिर्फ 20 अंक दूर बैंक निफ्टी है, तो कभी भी वो लेवल वहां पर भी देखने को मिल सकता है। कहां से आ रही है तेजी? ल्यूपिन 2% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प मजबूत है, फार्मा शेयरों से लीडरशिप आ रही है। फाइनली निफ्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम लुपिन, सन और साथ ही औरोबिंदो फार्मा सिप्ला कर रहे हैं। तो ये चारों दमदार प्रदर्शन करते हुए आज के सेशन में हीरो मोटोकॉर्प मजबूत है, आईओसी, भारतीय एयरटेल जैसे शेयरों में खरीदारी, वेदांता भी मजबूत। ये है स्टॉक आज एक्शन में। मंदी की तरफ सिर्फ एक स्टॉक है बजाज ऑटो, कमजोर आंकड़ों के बाद वहां थोड़ी कमजोरी, लेकिन बाकी स्टॉक काफी दमदार प्रदर्शन करते हुए दिख रहे। तो इतिहास बनता हुआ आपके सेशन में आज बेहतरीन तेजी के साथ भारतीय बाजार। एक अच्छी बात और हो रही है, जो कमजोर क्वालिटी के स्टॉक्स है ना, देखिए वहां पर अभी भी लोग बेचकर बाहर हो रहे हैं। जेपी एसोसिएट्स देखिए 1.5% नीचे, रिलायंस कम्युनिकेशन में कमजोरी देखने को मिल रही है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो कमजोर हैं और कमजोरी की तरफ होते हुए तो बाजार जो है वो बुल्स को सैल्यूट दे रहा है। अच्छे स्टॉक्स को देखिए और ऊपर के भाव देखने को मिल रहे हैं। और टीवीएस मोटर ये है वो स्टॉक जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है आज के दिन, क्योंकि इसने मंथली जो सेल्स के नंबर्स हैं वो बहुत ही शानदार पेश किए हैं। एनबीसीसी क्वालिटी स्टॉक अगेन यहाँ पर तेजी हो रही है। अच्छा, हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स भी जो कल आए बाजार बंद होने के बाद वो काफ़ी अच्छे आए। तो टू व्हीलर कंपनियों ने इस बार बाजी मारी है, जो नंबर्स मई के पेश किए गए हैं। छोटे छोटे स्टॉक्स देखिए बड़े बड़े कमाल दिखा रहे हैं। बीपीएल, मेक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाती हुई। ग्लोबल स्पिरिट कल की 15% की तेजी के बाद देखिए आज फिर से दौड़ लगाता हुआ। ये था नीरज का आज का फ्रीड शेयर, शायद अच्छी प्रदर्शन दिखा रहा है। आरपीपी इंफ्रा यहाँ पर प्रोमोटर्स ने 12% हिस्सेदारी बेची है। सुंदरम जैसे फंड्स ने यहाँ पर खरीदारी करी है, यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। और आज फिर से फार्मा शेयर जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए, चाहे वो दिग्गज हो या फिर मिड कैप। ल्यूपिन देखिए आज 1.5% मजबूती के साथ। सन और औरोबिंदो फार्मा में, सिप्ला में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और मिड कैप्स फार्मा स्टॉक भी कमाल दिखाते हुए। तो फार्मा शेयरों का दिन है और 125 अंक ऊपर देखिए बैंक निफ्टी भी। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी सब ने आज नए रिकॉर्ड्स बनाए। बिल्कुल, और खुलते ही ये रिकॉर्ड्स बनने का सिलसिला बरकरार और शानदार तेजी के साथ ये स्टॉक्स कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। लाइफ टाइम हाई पर है सेंसेक्स और निफ्टी और अच्छी तेजी के साथ यहाँ कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे। आज का टॉप गेनर है टीवीएस मोटर, जो आज नीरज की टीम में, और जो मैं बता भी रहा था एक और वजह है, वो वजह बता नहीं रहेगी। एक्चुअली एक वजह यही थी कि स्टॉक 2020 की टीम में एक बार बाकी भी टीम देखते हैं। हाँ बिल्कुल, टीम जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रही है टीम। जी हाँ,
और अभी बस हमारी टीम के रिटर्न्स तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे रिटर्न्स, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, तो लेकिन जैसे ये आपके सामने आएंगे हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर बेहतरीन तेजी के साथ भारतीय बाजार ने आज शुरुआत की है। डीसीबी बैंक किसने रिकमेंड किया था? डीसीबी बैंक विश्वेश ने। विश्वेश, आपका स्टॉक 2% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है, दमदार तेजी के साथ। बताइए टारगेट्स क्या है? 206 पर भी खरीदा जाए? जी बिल्कुल अनिल जी, ये मेरे इस तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट होगा। आप अपने दर्शकों को रिकमेंड कीजिए, काफ़ी हाई कन्विक्शन है। मेरे हिसाब से 220 का ये सीरीज में लेवल देखा जा सकता है। चलिए, तो आज बहुत सारे बर्थडे गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं। डीसीबी बैंक कल भी देखिए जोरदार प्रदर्शन दिखा रहा था और अगले हफ्ते होने वाली है आरबीआई की बैठक। बता दूं आपको 6 और 7 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी है। इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को सरकार कुछ सजेशंस भी भेज रही है। अब देखना होगा उस सजेशंस में सरकार क्या चाहती है। आरबीआई करे तो बैंक्स लीड कर सकते हैं। और देखिए वागले साहब ने कहा था कि खरीदारी करिए कर्नाटका बैंक में, यहाँ पर भी अच्छी तेजी बनती हुई। चलिए आपको बाकी एक्सपर्ट्स की भी एक बार पिक्स बताता हूँ। प्रकाश दीवान साहब कह रहे थे कि सोना कोयो आपको खरीदना चाहिए। सोना कोयो देखिए करीब 1-1.5% मजबूती के साथ खुला है। इमामी, कोलगेट और एल&टी इस पर बुलिश हैं। राकेश बंसल जी यहाँ पर नजर रखिए और विश्वेश को पसंद है डीसीबी बैंक जो अनिल अभी बता रहे थे, इंटरग्लोब और अडानी, ये वो स्टॉक हैं जहां पर अच्छा तेजी आज देखने को मिल सकती है। एक और स्टॉक जो हेमंत मॉनसून से जुड़ा हुआ, जिसका हम आज सुबह जिक्र भी कर रहे थे, ये सारे स्टॉक्स मजबूत हो सकते हैं। दिन के हाई पर आ रहा है जेन इरिगेशन, ये स्टॉक है जिस पर नजर रखनी चाहिए। ओपन इंटरेस्ट पे अच्छा बढ़ता हुआ दिख रहा है, 7 लाख शेयरों से ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखा है जेन इरिगेशन का। ये स्टॉक बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मानसून अच्छा है, नतीजे आए और शानदार रिजल्ट। अच्छा, जब ये 80 के आसपास पहुंचा तब हम लोगों ने कहा था कि ये शेयर खरीद लेना चाहिए, और आप देखिए वापस से पिछले 20 दिनों में क्या तेजी बनी है, 100 का लेवल वापस हासिल होता है। और मुझे लगता है जो लोग बर्थडे गिफ्ट की मांग कर रहे हैं, ये एक स्टॉक है जो जून महीने के लिए, साल के लिए नहीं तो कम से कम जून महीने के लिए तो खरीदना। मुझे लगता है 120-125 ये लेवल्स के लिए आपको, और इसकी वजह क्यों मैं आज बुलिश हो रहा हूँ, कल देर शाम में मैनेजमेंट का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने कहा इस सीजन की शुरुआत वो 500 करोड़ रुपए के कैश के साथ करें, जो कि हाईएस्ट कंपनी के पास इस समय, और 2 बड़े ऑर्डर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से, तो ऑर्डर बुक मजबूत है, मानसून अच्छा है, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। और जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन मैंने इनका इंटरव्यू किया था, और जैन साहब काफ़ी बुलिश हैं, और देखिए सरकार भी काफ़ी बुलिश है। कुछ देर पहले प्रकाश दीवान साहब कह रहे थे कि अगर किसानों की रूरल इनकम को डबल करना है तो फिर माइक्रो इरिगेशन का सहारा तो सरकार भी ले ही रही है, और ये कंपनी माइक्रो इरिगेशन में है। सर आपको ये कंपनी कैसी लगती है और इस सेक्टर पर आपका क्या व्यू है? नहीं, आई थिंक इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग स्पेस, और अंडर ओन्ड है। आप किसी से भी पूछें तो इसमें एक्सपोजर कितना है, तो बहुत नॉमिनल है। जैन की नहीं बात कर रहा, जनरली स्पेस की। और इसमें जो ट्रिगर अब समझ आ रहा है कि इरिगेशन के अलावा इन्होंने पिछले 1-2 साल में सोलर सॉल्यूशंस पे बहुत काम किया है। एक हमारी फेवरेट कंपनी रही है शक्ति पंप्स, जिसपे इन्होंने जिसके साथ इनका अच्छा खासा टाई अप है। पंप शक्ति पंप्स बनाता है और सोलर पैनल। यहाँ पे बधाई भी देना चाहता हूँ, आपने शक्ति पंप्स किस भाव पर बताया था और देखिए क्या हो गया। अच्छा, मैं सोचता था कभी आप आएंगे तो बधाई दूंगा। हम लोग इसकी चर्चा करते थे, ध्यान से निकल गया, लेकिन शक्ति पंप वाकई में एक बार शक्ति पंप्स का भी चार्ट देखिएगा। ये इस टाइप की जो कंपनीज हैं, इसमें होता है, जब मैंने पहली बार इस कंपनी को एनालाइज किया और मिला था, तो इट वाज अबाउट 70 करोड़ मार्केट कैप, और आज वो करीब 750 करोड़ के करीब है मार्केट कैप। सो द पॉइंट इज कि जो मतलब पीक पे जब पहुंचा था, अब होता ये है कि इन सब कंपनीज में जो डेवलपमेंट्स है उसको हम इग्नोर कर देते हैं और पुराने उसके हिसाब से एक्सट्रापोलेट करते हैं, तो होता नहीं। तो जैन इरिगेशन इज नो मोर बाय द वे माइक्रो इरिगेशन कंपनी। इसमें 2 नए बिजनेसेस आए, एक सोलर पंपिंग का आया है, तो इनके जो माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है उसमें सोलर पंप्स इन्होंने डालना शुरू कर दिए, और गवर्नमेंट ने 5% जीएसटी का अनाउंसमेंट किया है फॉर सोलर पैनल मैन्युफैक्चर, विच इज वेरी फेवरेबल। तो एक वो है। दूसरा, इन्होंने प्लांटेशन बहुत किए कर्नाटका में, जो फ्रूट ऑर्चर्ड्स जो बोलते हैं। अब वो सारे जो चेंजेस आ रहे हैं इनके बिजनेस मॉडल में जैन इरिगेशन के, वो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को रीरेट करेंगे। तो जो अनिल जी कह रहे हैं कि आज पहली बार ये डेट पोजीशन इनकी जो है वो मैनेजेबल हुई है, कैश में उसमें 500 करोड़ के कैश में ये शुरू कर रहे हैं, मतलब ये बड़ी चीज है। एब्सोल्युटली। और आपने सुना हो तो जीएसएफसी करके जो कंपनी है सर, उनके पास भी एक ग्रीन रेवोल्यूशन करके उन्होंने एक वो शुरू किया था माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट, सरकारी सब्सिडी के बलबूते। वो उनके सीएफओ साहब आए थे, टीवी पे बता रहे थे कि उसका कंट्रीब्यूशन इतना फास्ट ग्रो हो रहा है। तो ये जो स्पेस है इसमें ईपीसी है,
आपका श्रीराम ईपीसी है, ईपीसी इंडस्ट्री है और जैन इरिगेशन है। ये 3 सबसे बड़े प्लेयर्स माने जाते हैं। आई थिंक जैन डेफिनेटली हैज टू री-रेट। तो जैन इरिगेशन दौड़ता है तो ध्यान रखिएगा, जैन इरिगेशन का डीवीआर भी दौड़ता है। तो एक बार ले आते हैं उसको और देखते हैं वो भी। आपके चार्ट्स भी तैयार करिए। हाँ, तब तक चार्ट तैयार करिए। सर बताइए दोनों में क्या अच्छा लगता है? देखिए शेयर तो क्वालिटी वाइज तो पसंद है। अब जब दीवान साहब कह रहे हैं तो मुझे लगता है अगला शक्ति पंप हो सकता है। दीवान साहब सही कह रहा हूँ? नहीं, इट इज अ वेल डिस्कवर्ड स्टॉक। तो इसमें इतना वो नहीं है। वैसी चीजें एग्री में लेकिन अब बहुत दिखती आ रही है। आज एक कंपनी है, छोटी सी है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इस लेवल पे, लेकिन कुछ समय से हम लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं। झुनझुन वाला वनस्पति इसका नाम हुआ करता था, अब जेवीएल के नाम से है। आज देखिए उसमें क्या वॉल्यूम के साथ काम हुआ है। तो ये जो सारी स्पेस है, जीएसटी का हमने एग्री पे तो बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है एज अ मार्केट। आप किसी से भी पूछें जो 0% ड्यूटी लग रही है एग्री प्रोड्यूस पे, उसका क्या फायदा होगा, ये तो अभी जुलाई में पता चलेगा। चलिए ये भी पूछेंगे, लेकिन तब तक एक बार फटाफट चार्ट्स जैन इरिगेशन के और डीवीआर के बताएं सर। अनिल जी, जैन इरिगेशन आपको एफएनओ में लेना है तो 105 के ऊपर ही लीजिए। मोमेंटम तभी आएगा, फिर 110 का टारगेट बनेगा। 5 रुपए के लिए आप 1.5-2 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पोजिशनल लेना है तो ये लेवल पे भी ले सकते हैं। ये लेकिन ये फिर शाम को आपको रिकमेंडेशन में आ जाएगा अपोलो टायर की तरफ से। वैसे अपोलो टायर्स आज भी मुझे स्ट्रेंथ दिखती है। तो अभी खरीद लिया जाए, फिर क्यों वेट किया जाए? किसमें? जैन इरिगेशन? हाँ। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, जैन इरिगेशन का डीवीआर भी बताइए, इसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं? आप लेवल्स बताइए, उसके बाद तो बाजार जो है वो लेवल्स पार कराएगा। सर बताइए। ये जैन इरिगेशन का डीवीआर भी एफएनओ में है? नहीं, एफएनओ में नहीं है, ये कैश मार्केट। इनफैक्ट उसमें मुझे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखती है। पोजिशनल तौर पे आपको अगर लेना है, करंटली 68 है, आपको 66 के स्टॉप लॉस से लेना है और 74-75 का टारगेट बनता है। और ये पोजिशनल ट्रेड में इसमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल चलिए तो चलिए जैन इरिगेशन के डीवीआर में कंफर्टेबल हैं इस समय। और ये स्टॉक भी जब चलता है तो फिर इसी तरह से छप्पर दोनों एक ही कंपनी है। तो फिर राइट जेवीएल एग्रो पर भी एक राय लेना चाहता हूँ। सर बताइए, आप तो चार्ट देख रहे हैं जेवीएल एग्रो के, और ये छोटी टिकट साइज के शेयरों का ही दिन है साफ तौर पर। ये आज कितनी दौड़ लगा सकता है? अरे ये तो शायद हो गया। नहीं, अब नहीं लगाएगा, अब नहीं दौड़ेगा। अरे अच्छा ये बताइए पोजीशनल, देखिए लोगों ने तो लिया है, दीवान साहब ने बोला, लोगों ने देखिए इसको नहीं, मैंने ये किया था आपने स्पष्टीकरण। सर आपने नाम ले दिया नहीं है, मैं बता रहा हूँ स्पेस में कितनी एक्साइटमेंट है। और जिन्होंने खरीदा है उनके लिए पोजीशनल टारगेट भी बताइए आप। हेमंत 24-25 तक का मूव लगता है, जो कि परसेंटेज मूव में काफी बड़ा होता है। ओके, एक और सुपर। तो ये आपके लिए अभी भी खरीदारी करने की राय। चलिए ये स्टॉक बड़ा एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक जहां पर एक्शन थोड़ा मंदी की तरफ है वो है सिंटेक्स। कई दिनों बाद नहीं, अब कमजोर होना धीरे धीरे शुरू हुआ है। बजाज से ऊपर से अब नीचे जा रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन ढीला है यहाँ पर थोड़ी, लेकिन ये सारे स्टॉक्स हैं जहाँ कोई ऐसा ओपन इंटरेस्ट में बढ़ा ही जा। अच्छा, एक और स्टॉक द्वारिकेश शुगर, हाँ ये स्टॉक भी अब मजबूत होता दिख रहा है। आज बोर्ड बैठक है स्टॉक स्प्लिट को लेकर। राकेश, इसके चार्ट्स देखकर बताएं। 445 के आसपास ट्रेड कर रहा है द्वारिकेश शुगर। आज बोर्ड बैठक स्टॉक स्प्लिट को लेकर, कोई राय है आपकी खरीदारी की इसमें? अनिल जी, स्टॉक वॉच लिस्ट पर है। अगर ये स्टॉक 445 के अराउंड चल रहा है, अगर ये 445 के ऊपर डिसाइसिवली निकलता है और क्लोजिंग लेता है तो डेफिनेटली मेरा ऐसा मानना अनिल जी, इसको डिलीवरी में कैरी करके चलना चाहिए। 450 के ऊपर की क्लोजिंग जो है वो काफी एक ट्रेंड रिवर्सल है स्टॉक का, और अगर 450 के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग लेता है तब ऊपर में 488-490 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। जबरदस्त स्टॉक, इस पर रखिएगा नजर। देखिए जेएलआर के यूएस की बिक्री के आंकड़े अच्छे आए तो हमारे एक्सपर्ट दीवान साहब कह रहे थे आज इस पर भी नजर रखिए। सारे के सारे शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। टाटा मोटर्स भी अच्छा। आज ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर इतनी अच्छी है तो ग्लोबली लिंक स्टॉक्स तो अच्छा प्रदर्शन दिखाना वैसे भी तय थे। अच्छा देखिए स्टॉक 2020 में कौन से स्टॉक्स आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो पहले मेरी टीम आ गई आपके सामने। बीपीएल मेक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हम कह रहे थे महाराष्ट्र में एलईडी नई बिल्डिंग में लगनी अनिवार्य कर रही है यहाँ की राज्य सरकार। उसके बाद बाकी के देशों में, राज्यों में इस तरह के फैसले हो सकते हैं। और देखिए पायनियर डिस्टिलरीज जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आज लिकर कंपनियों के लिए अच्छा दिन है। पीएनबी गिल्ड्स, मुझे याद है ये भी दीवान साहब का एक समय का ऑल टाइम फेवरेट था, अब ये भी आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। पीएनबी कह रहा है अपनी सब्सिडीज में हिस्सेदारी बेचेंगे। और आईएफबी एग्रो भी इसलिए टीम में शामिल किया था क्योंकि दरअसल ये भी लिकर का प्ले है। तो ये फ्राइडे के दिन अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं स्टॉक्स। और सबसे मजबूत प्रदर्शन तो दरअसल टीवीएस मोटर दिखा रहा है, नो डाउट। 5% की मजबूती, बेहतरीन नतीजे नंबर्स इसने दिखाए हैं। होटल लीला
चेन्नई की प्रॉपर्टी बिकेगी इस खबर पर, और ग्लोबल स्पिरिट इनकी टीम में शामिल था, अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ HPL इलेक्ट्रिक, LED का प्ले और मार्क्सन फार्मा जैसे शेयर आज अनिल कमाल दिखा रहे हैं। तो मिड कैप्स का दिन है, मिड कैप्स का दिन है और स्मॉल कैप्स मिड कैप्स 2-3% इनफैक्ट अब दिग्गजों में भी अच्छी खरीदारी हो रही है। और अच्छी बात है कि लाइफ टाइम हाई के ऊपर खुलने के बाद बाजार अपने आप को होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। एक और स्टॉक जो फंडामेंटली मजबूत है उस पर राय लेना चाहता हूँ। कैस्ट्रॉल नतीजे उम्मीद के मुताबिक आते हुए दिखे थे, हम पहले बात भी कर रहे थे। कल देर जो कॉनकॉल हुआ उसमें मैनेजमेंट ने ये कंफर्म किया कि उन्होंने 1 जून से प्राइसेस बढ़ाए हैं प्रोडक्ट के, मेरे ख्याल से 7% 8% के आसपास के प्राइसेस बढ़ाए। फंडामेंटली कैस्ट्रॉल पर क्या राय है प्रकाश, क्या आप खरीदना चाहेंगे? नॉट रियली। Okay. उसका रीजन है कि जो स्ट्रक्चरल चेंज मुझे समझ आ रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जैसे जैसे इंजन टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, लुब्रिकेंट का जो कंपोनेंट है, जो परसेंटेज ऑफ यूसेज है वो घट जाता है। आपको ख्याल हो तो जब पहले स्कूटर यूज करते थे तो उसमें हर बार पेट्रोल भरवाते वक्त भी ऑयल डालना पड़ता था। हाँ, तो मतलब उसके बिना वो गाड़ी चलती नहीं थी। अब आप एक बार भरवाते हैं, उसके बाद जब सर्विस होता है तब चेंज होता है। तो जो टेक्नोलॉजी है उसमें ऑयल, भूल ही गया, पहले वो मतलब छोटी सी 50 रुपए का पेट्रोल और 5 रुपए का अलग से वो छोटी सी 2 स्ट्रोक इंजन में खास करके वो ज्यादा जरूरी होता है, 4 स्ट्रोक में नहीं होता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, लुब्रिकेंट का परसेंटेज और यूसेज है वो घट जाएगा। आप देखिए कंपनी इतना डिविडेंड क्यों देती है, डिविडेंड पे आउट इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि उनके पास कोई एक्सपेंशन का जरिया नहीं है, कोई जगह नहीं है। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए तो वहां से इंजन ही नहीं रहेगा, पिस्टन ही नहीं रहेगा, तो लुब्रिकेंट कैसे बिकेगा? सो माय पॉइंट इज कि लुब्रिकेंट की यूसेज अलग चीजों में है, मशीनिंग वाला जो कामकाज रहता है, बट ऑटोमोबाइल्स का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा इस पे बढ़ सकता है। तो एज अ थीम थोड़ा सा वीक होने की गुंजाइश है। अब कब होता है, कब शुरुआत होती है, ये कहना मुश्किल है, बट विकल्प कई है, तो कैस्ट्रॉल का नंबर तो अभी नहीं लगेगा। विश्वेश, आपके लिए सवाल है केडिला हेल्थ केयर पर। इस स्टॉक में क्या हो रहा है? केडिला में कोई खबर मिस तो नहीं हुई हेमंत हमारी? कोई ऐसा नहीं दिखी नहीं अभी तक। स्टॉक 11% 10% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, टॉप गेनर है ओपन इंटरेस्ट में, और स्टॉक 4-4.5% मजबूत है। ऐसी क्या वजह? मतलब फार्मा में तेजी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कुछ तो खबर, इसका मतलब या तो पॉजिटिव खबर आ चुकी है या आने की तैयारी में है। अगर है नहीं तो इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ खबर केडिला पे देखी जाए। इस बीच पहले एक बार तब तक हम बताएं आपको खबर क्या कुछ हो सकती है, लेकिन तब तक विश्वेश बताएं क्या ये स्टॉक खबर चल रही है। देखिए हमारे चैनल पे ढूंढ के टिकर टीम में डाली है कि एक प्रोडक्ट है US FDA से उसको अप्रूवल मिला है, इसलिए दरअसल इतनी तेजी देखने को मिल रही है। टिकर टीम बहुत ही फास्ट है हमारी, सबसे तेज। ओके, तो जाइडस को एक बड़ी मुश्किल से दवा का नाम है, उसके इंजेक्शन के लिए US FDA की मंजूरी मिली है। हम तो क्या क्रोसिन कॉम्बिफ्लेम से आगे ही नहीं बढ़े एक्चुअली, तो ठीक है, दवा को अच्छी मंजूरी मिली US FDA। बताया विश्वेश, क्या किया जाए इस शेयर में? अनिल जी, बहुत ही ब्यूटीफुल आइडेंटिफिकेशन है आपका। मैं फर्स्ट रीज़न ये दूंगा कि सर अगर आप इसको देखें कि 2015 से अब तक, मतलब कि 2017 तक 2 साल से ये स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज में था, 430 और नीचे में 300। सर ये अभी का जो माहौल है इसमें वही स्टॉक बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं जो बड़ी ट्रेडिंग रेंज तोड़ रहे हैं। तो कैडिला ने मेरे ख्याल से इन द मंथ ऑफ फेब फर्स्ट टाइम 430 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद में स्टॉक में बहुत हैवी वॉल्यूम हुआ था, तो बहुत सारे लोग बुलिश हो गए थे। और आफ्टर दैट 2-3 मंथ कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुई थी, और मैं जब भी आपने बताया तब मैं डेटा चेक किया तो ओपन इंटरेस्ट स्लाइड हो रहा था और ग्रेजुअल लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड हुई थी। अब 420 का लास्ट वीक लो था और इस वीक वो 11% अप है। तो मेरा जो अनुमान यह है कि 430 और 40 की रेंज में बहुत हैवी पोजीशन कैश में ली गई है डिलीवरी बेस, और जिस हिसाब से टारगेट आ रहे हैं मेरे हिसाब से 650 टू 670 तक के टारगेट आपको शायद आने वाले मंथ तक दिख सकते हैं। ये सीरीज में भी मेरे को ऐसा लगता है कि 550 560 तक है। तो अगर फ्यूचर्स के ट्रेडर आपके दर्शक सुन रहे हैं तो 466 के स्टॉप लॉस से जून सीरीज में बाय करिए। मेरे हिसाब से 550 तक के टारगेट जून सीरीज में देखे जा सकते हैं। और फार्मा का दिन भी है। फार्मा, हाँ, एक हमारी रिसर्च टीम ने बड़ा काम किया है, और सोनम मेहता ने एक हमें ये इन्फॉर्मेशन भेजी जो मैं बता दूं हमारे दर्शकों को कि ऐसे तो दवाओं की मंजूरी बहुत सारी कंपनियों को मिलती है, बहुत सारी दवाओं को मिलती है, लेकिन कैडिला के लिए ये क्यों इतनी अहमियत वाली है? पहली चीज, ये जो दवा की मंजूरी मिली ये मोरैया फैसिलिटी से है। मोरैया जो एक प्लांट है जिसका US FDA ने दिसंबर 2015 में इंस्पेक्शन किया था और वहाँ से वार्निंग लेटर आया था।
इसका मतलब अगर मोरैया प्लांट की कोई दवा क्लियर होती है तो ये इनके लिए एक बड़ा अच्छा। इस बीच में फरवरी में इसी साल फरवरी में उनका री इंस्पेक्शन हुआ था, कुछ ऑब्जर्वेशंस आए थे और वो ऑब्जर्वेशन होने के बावजूद वहाँ की दवा अगर मंजूर हो रही है तो ये एक बड़ा पॉजिटिव। क्या कहेंगे प्रकाश? यस, आई एग्री, क्योंकि ये सिर्फ एक इंजेक्शन की अप्रूवल से तो इतना नहीं बढ़ सकता, हो नहीं सकता। एग्जैक्टली। बट वो प्लांट के प्रोडक्ट्स, बाकी के प्रोडक्ट्स भी अब उसमें रियलाइजेशन उनका सेल्स का होगा, उस वजह से है, तो बुलिशनेस आई थिंक इज मोर ऑन दैट अकाउंट। बिल्कुल, चलिए तो इस स्टॉक पर नजर रखिए। विश्वेश ने 500 कितने का टारगेट बताया? 660 का, तो इस टारगेट पर नजर रखिए और जबरदस्त तेजी के साथ 6% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है, बेहतरीन प्रदर्शन। अच्छा, बजाज ऑटो देखिए, हम कह रहे थे खराब खबरों के चलते खुलता तो नीचे है, उसके बाद ये रिकवर हो जाता है। 2772 का लो लगाने के बाद अब आप देख लीजिए भाव क्या है, 2806। तो ये गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है, उसके बाद रिकवर होता है। अब देखना है बाकी के दिन, बाकी का समय कैसा रहता है ये स्टॉक। लेकिन एस्कॉट्स, इस स्टॉक में भी क्या दमदार प्रदर्शन दिखाया है। प्रकाश, ट्रैक करते हैं, क्या व्यू है? एग्री का ये भी एक तरह से थीम है जिस पर आप बुलिश हैं। बिल्कुल है, और नंबर्स तो ट्रैक्टर के भी अच्छे आए इस बार सेल्स के फिर से। जी, तो अब ये हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। हाँ। तो क्या ले आदमी? अब दोनों में क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा बेटर है, ये भी बताइए, क्योंकि ये सवाल भी लोगों के जहन में। नहीं, फ्रॉम अ वैल्यूएशन एस्कॉच डेफिनेटली हैज रन अप क्वाइट अ बिट, और एस्कॉच के पास एक सिंगल प्रोडक्ट वो है, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा के, और जब आप महिंद्रा का स्टॉक लेते हैं तो उसमें आपकी उनकी जो बाकी बिजनेसेस हैं उसका भी समावेश रहता ही है। महिंद्रा हॉलीडे रिसोर्ट्स है, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस है, तो आई थिंक महिंद्रा डेफिनेटली हैज दिस थिंग। और उनका जो पैसेंजर कार्स का जो बिजनेस थोड़ा सा नरम हुआ पड़ा है, उसमें अगर कोई लॉन्चेस अच्छे आ जाते हैं, खास करके एसयूवी पोर्टफोलियो में, तो इम्प्रूवमेंट बहुत ड्रामेटिक हो जाएगा। तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन एमएनएम फ्रॉम कि ये कि यहाँ से बढ़ना अगर गुंजाइश है तो वहाँ थोड़ी सी ज़्यादा है। एस्कॉट 700 का 1000 होने में समय लगा सकता है, बट महिंद्रा 1400 का हो सकता है कि आपको 1700-1800 जल्दी दिखा दें। और जब आप एग्रीकल्चर थीम की बात करें तो एक और स्पेस है जो आज मैंने सेक्टर चुना भी था सुबह, बात करना रह गया, राइस स्टॉक्स। राइस में बड़ी तेजी की तैयारी होती दिख रही है, और आपको याद होगा सबसे पहले हमने राइस स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके कहा था कि देखिए एक्सपोर्ट में काफ़ी बड़े यहाँ पर संभावनाएं खुलती हुई दिख रही है, उसके चलते ग्लोबली जो राइस के दाम हैं वो बढ़ने वाले हैं। और कल एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था हेमंत, वियतनाम में जो ब्रोकन राइस है उसके दाम 2.5 साल की ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। और हमारे यहाँ जो ये कारोबार करती है दावत, यानी कि वो एलटी फूड, सही बात है, ये सबसे ज़्यादा ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट करती है। तो एलटी फूड और कोहिनूर, ये 2 स्टॉक है जिनको सबसे ज्यादा फायदा। इससे पहले भाग जाए, मैं जल्दी से पहले इनके फटाफट चार्ट निकाल से क्या बेटर लगता है, एलटी और कोहिनूर में से? अगले साल मैं एलटी के साथ जाऊंगा, और केआरबीएल भी उसी कैटेगरी में। मतलब फंडामेंटली ये 2 कंपनियां हैं, बाकी टेक्निकली तो कुछ भी भाग सकता है। एलटी फूड और केआरबीएल में चार्टिकली स्ट्रेंथ दिखती है, तो अगर आपको लेना है, चूज करना है, तो एलटी फूड बाय करें। करंटली 74, 7350, 7370 है। 72 का स्टॉप लॉस होगा, मुझे लगता है 78, 79, 1 से 2 दिन का व्यू है। जबरदस्त प्रदर्शन राइस के स्टॉक्स दिखा रहे हैं, और ये शेयर भी देखिए लगातार 52 वीक्स हाईज लगाने के बाद जब मिड कैप्स में करेक्शन हुई तो करेक्शन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया और अब वापस से तेजी की दौड़ लगाते हुए। और देखिए आज मिड कैप्स में क्या जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। अब बीपीएल 6% ऊपर हो गया है। पायनियर डिस्टिलरीज जो हमने स्टॉक 2020 में सजेस्ट किया था, एक बार लाते हैं, क्योंकि इसमें सर्किट लगने वाला है, 20% का अपर सर्किट लगने वाला है। तो आप देखिए कल भी 2 स्टॉक्स में अपर सर्किट लगा था। एग्रीकल्चर से जुड़ी थीम और ये जो लिकर शेयरों की थीम है, ये बड़ा कमाल करती हुई दिख रही है। देखिए 16-17% ऊपर है। यस, क्या बात है। ग्लोबल स्प्रिट वो भी एक बार देख लिया जाए, वहां पर किस तरह का एक्शन है। तो ये एक ग्लोबल स्प्रिट भी 2.5% मजबूत है। अच्छा, कल 15% की रैली हो भी चुकी है ग्लोबस में, तो 15 और 2.5 आज जोड़ें 7.5। अच्छा, आपने कल आइडेंटिफाई किया था सेकंड हाफ में ग्लोबस, आपका टारगेट क्या था पोजीशन वाला ग्लोबस में बागले साहब? ग्लोबस का मैंने पोजिशनल आई थिंक 84-85 की बात की थी आई थिंक, और जब मैंने बात की थी तो 68-69 कुछ था। हाँ, तब 68-69 का टारगेट था। और क्या दौड़ लगा रहा था। स्टॉक जो बड़ा एक्शन में आ रहा है, क्रॉम्पटन कंज्यूमर। आज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की भी हम बात कर रहे थे, इस स्टॉक में वॉल्यूम वाइज एक्शन होता हुआ दिख रहा है। क्रॉम्पटन कंज्यूमर आपके सामने लेकर आए हम, यहाँ पर बीएससी पर बड़ा कारोबार होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट बीएससी और एनएससी दोनों ही जगह हुआ, लेकिन बीएससी पर एक क्रॉम्पटन पर डील रिपोर्ट होती हुई दिख रही है। जी हाँ, 8 लाख शेयरों का एक ट्रेड क्रॉम्पटन में होता हुआ दिखा है। मैं प्राइस बता दूं आपको किस दाम पर क्रॉम्पटन में हुआ, 235 रुपए पर 0.13% हिस्सेदारी क्रॉम्पटन की बदलती दिख रही। तो 8 लाख शेयरों का कारोबार बीएससी पर है, और एनएससी पर भी यहाँ पर एक बड़ा ट्रेड 4 लाख शेयरों का ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो क्रॉम्पटन में वॉल्यूम वाइज एक्शन होता हुआ दिख रहा है। राकेश, इसके चार्ट्स देखें, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, क्या कहीं कोई मौके हैं खरीदारी के?
बिल्कुल अनिल जी, काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर है। मौजूदा स्तर 237 के अराउंड के हैं। एक नीचे की डाउन साइड कैप्ड है, नीचे में 220 222 एक अच्छा बेस है, 232 235 के अराउंड मिलता है, तो लेके अनिल जी रखना चाहिए। स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर बताता है शॉर्ट टर्म में 250 255 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो क्रॉम्पटन कंज्यूमर्स पर रखिए नजर। जब अनिल चावल चलते हैं तो चाय भी चलती है। दीवान साहब कहते हैं चाय, चावल, चीनी, चेपे, और एक और आपने बताया था चेपे, और भी कुछ है क्या? चाय, चावल, चीनी और एक और बताया था, चलिए उसको याद करते हैं। लेकिन आप देखिए आज जयश्री टी भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, जबरदस्त प्रदर्शन। ये एग्री वाले थीम से दिखा, हाँ चमड़ा आपने बोला था, यस यस। मिर्जा इंटरनेशनल की बात हुई थी उस टाइम, क्या भागा है उसके डबल हो गया, डबल हो गया, बिल्कुल सही बात। खाने की चीज तीन ही है, ठीक बात है। लेकिन देखिए जो मुहावरा निकाला था, चाय, चावल, चीनी, चमड़ा, और ये सारा मुहावरा जो है बिल्कुल सही साबित हुआ है। IGL आप अभी आपके चार्ट्स पर आ रहा है। वागले साहब, आपने कहा ये शेयर अच्छा लगता है आपको इस समय? हाँ हेमंत, 1076 का एक प्रायर रेजिस्टेंस ब्रेक किया है 1080 का। ओके, शायद निकल गया अभी बैंड से। 1089 है ये जून फ्यूचर्स के रेट से। आपको एक 10 से 12 रुपए का रिस्क लेना होगा। अपसाइड में 25 से 30 रुपए मिल सकते हैं 1140 के आसपास। 1140 ये भी कंपनी कमाल दिखा रही है IGL। आप देखिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा है इस स्टॉक ने भी और इस सेक्टर ने भी। गैस वाले सेक्टर कमाल दिखा रहे हैं। ये बताइए दीवान साहब, आपकी नजर है इस सेक्टर के ऊपर? नहीं, बिल्कुल है सर। इसमें तो अभी भी मुझे लगता है अनडिस्कवर्ड नहीं, बट अंडर वैल्यूड चीजें हैं। आपका MGL हो गया, हाँ। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट हो गया, मोनोपोली वाले बिजनेस है। वही मुझे यही कभी कभी लगता है कि जब इन स्टॉक में कौन बेचेगा कौन, मतलब अगर कोई क्राइसिस होता है तो बिकवाली अगर होती है तो वो किस में होती है? जहाँ ओवर लेवरेज पोजीशन है, जहाँ बिजनेस पे आंच होगी। गैस यूज होना बम्बई में तो कम होगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन घटेगा नहीं। तो लोग लाइन लगा। आजकल पता है आपको, नई बिल्डिंग्स जो बन रही हैं मुंबई में, 2-2 ढाई साल वेटिंग टाइम है। अगर गैस पाइप गैस लाइन चाहिए आपको, ठीक बात है, 2-2 साल तक। 2.5 साल का धंधा तो इनके पास है। बिल्कुल नहीं। और इनकी जो आप कैपेसिटीज देखिए, MGL के पास आज मीटर रीडिंग का जो मैकेनिज्म इन्होंने डेवलप किया है, आप खुद ही अपने मीटर पे फोटो खींचते हैं और भेज देते हैं और बिल आपका आता है। अगर आप नहीं करेंगे तो पेनल्टी आप ही को लगनी है। तो पहले जो होता था कि एक आदमी आ रहा है, मैन पावर एम्प्लॉय हो रहा है, खर्चा हो रहा है, कुछ नहीं है। और इनकी जो गैस की कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली है, सिर्फ लास्ट माइल बाकी है। इन्होंने मेन रोड्स पे तो डाल दी है अंदर पाइपलाइंस, अब सिर्फ बिल्डिंग तक पहुंचानी है। सो इस टाइप की ROE वाले बिजनेस से जल्दी मिलते नहीं है। आई थिंक पीपल नीड टू रियलाइज के सबसे पहले सरकारी कंपनीज में टर्न अराउंड आएगा और सरकारी कंपनी या इस टाइप के बिजनेसेस में, और उसमें डेफिनेटली अपना एक्सपोजर होना चाहिए। ओके, और एक और सेक्टर जो कल हम सुबह आइडेंटिफाई कर चुके थे, टायर के अभी भी तेजी बरकरार है टायर स्टॉक्स में। राकेश, लेकिन आज JK टायर ज्यादा एक्शन में दिख रहा है। कैश मार्केट का ये स्टॉक ये 2.5% के आसपास मजबूत है। यहाँ पर वॉल्यूम्स में मुझे भारी भरकम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके चार्ट्स पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। C8 अपोलो वगैरह की तेजी के बाद क्या JK टायर इन लेवल्स पर खरीदा जा सकता है? अनिल जी, ट्रेडिंग के नजरिए से भी खरीदा जा सकता है और निवेश के नजरिए से भी स्टॉक को बाय किया जा सकता है। स्टॉक शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 188 190 के लेवल्स दिखा सकता है। अनिल जी, इस पे भी हमने अपना कवरेज करा था, कंपनी विजिट करी थी, और मुझे लगता है कि 2 साल के नजरिए से अगर कोई JK टायर को लेकर रखता है तो 2 से 2.5 साल में JK टायर यहाँ से डबल होने का पोटेंशियल रखता है। टायर स्टॉक्स में अगर कुछ निवेश के नजरिए से लेना है तो JK टायर इज अ टॉप पिक। वाह, ये हुई ना बात, क्योंकि राकेश जी की ये खासियत है, जहां जहां जरूरत होती है वहां वो फंडामेंटल राय बराबर बताते हैं। जब वो कह रहे हैं कि उन्होंने कंपनी विजिट की और अगर निवेश के लिहाज से एक टायर स्टॉक अगर इन दामों में उन्हें सस्ता नजर आता तो फिर वो JK टायर तो फैंटास्टिक ग्रुप भी याद देखिए। JK पेपर ने भी पेपर सेक्टर में सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया। रिजल्ट अच्छे, सेक्टर बढ़िया। अच्छा, इस सेक्टर पे ऐसे भी नजर रखना है इसलिए जरूरी कि वो रेडियल टायर्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी की जो बातचीत चल रही थी, काफी लोग कह रहे हैं कि अब जून के पहले हफ्ते में शायद इस पर और कुछ बैठक होती दिखे। हालांकि अभी पुष्ट खबरें आनी बाकी है, लेकिन अगर उस तरह के कोई डेवलपमेंट होता है तो ये स्टॉक और भागने के लिए तैयार हो सकता है। तो इस पर JK टायर पर नजर रखिए। एक और स्टॉक जो बड़े दिनों बाद एक्शन में रडार पर आया, ये सवाल आपके लिए विशेष, इंडो काउंट। इस स्टॉक में क्या हो रहा है? वायदा कारोबार में टॉप 3rd गेनर है, क्योंकि केडिला में हमको पता है खबर आई है, वो भागा है 6%, TVS में अच्छे नंबर्स 5%, लेकिन इंडो काउंट बिना किसी, अगर कोई न्यूज़ है तो हमें पता नहीं कि स्टॉक एकदम डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट में 2 लाख शेयर जुड़े हैं। क्या वजह है? क्या कुछ और तेजी बन सकती है यहाँ पर?
अगर आप इसका सर मार्च के बाद का ओपन इंटरेस्ट का पोजीशन देखिए अक्यूमुलेटेड, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि सम बिग HNI प्लेयर्स मस्ट हैव एंटर्ड, और उनकी जो बाइंग रेंज है जिस हिसाब से मैं डेटा स्टडी कर रहा हूँ वो 160 से 170 के बीच में थी। उसके बाद में जो नॉर्मल ओपन इंटरेस्ट हुआ करता था 46,79,000, वो बढ़ के ऑलमोस्ट 1,21 लाख शेयर तक चला गया। तो मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम शेयर हो गया, शेयर बढ़ा। अब इसमें हुआ ये कि लास्ट सीरीज में 207 वाला शेयर नीचे में 165 तक बिक गया, फिर भी ओपन इंटरेस्ट में थोड़ा सा ही डिक्लाइन आया, और अब जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स एंटर्ड हुए हैं, और जो उनकी एंटरप्राइज है वो करीबन करंट लेवल के आसपास ही है। सो जब तक 160 वायलेट नहीं होता है, मेरा ऐसा मानना है 225 के जो इसके टेक्निकल टारगेट्स आते हैं, और वो मैं डेरिवेटिव्स जब डेटा कंबाइन करता हूँ तो मुझे वो लॉजिकल लगता है। थोड़ा सा वॉलेटाइल है, तो अगर कोई निवेश करना चाहे या ट्रेडिंग करना चाहे तो मेरे हिसाब से 170 के आसपास 160 के स्टॉप लॉस से खरीदे, पोजिशनल खड़ा रहे। मेरे ख्याल से ऊपर में 205 तो 2-3 बार आया है, 205 निकलेगा तो 225 भी आ सकता है। और ये स्टॉक बेहतरीन प्रदर्शन दिखाता हुआ एफएनओ में टॉप 3 गेनर्स में जगह बना चुका है, और आईजीएल और एमजीएल में इस समय लड़ाई हो रही है कि कौन ऊपर ज्यादा होगा। दोनों ही स्टॉक्स देखिए दमदार प्रदर्शन दिखाते हुए, तो गैस शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, और आज फिर अगर एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वो तो फार्मा सेक्टर ही है। आप देखिए 2-3 दिनों से क्या बाइंग देखने को मिल रही है फार्मा सेक्टर में, दमदार। और जो सुबह स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया कैडिला हेल्थ केयर, देखिए 500 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निचले स्टॉक से 25 रुपए की शानदार खरीदारी वहां पर हुई, तो जहां तेजी है वहां पर भरपूर तेजी है, इसमें कोई डाउट नहीं, और अच्छी खरीदारी के साथ तेजी होती हुई दिख रही है। एक और स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर, जहां पर 2 बड़े ट्रेड हुए हैं, बड़ी प्राइस का स्टॉक है। स्टॉक थोड़ा सा सुस्ती में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 2 लाख और 1 लाख शेयरों का 1816 रुपए में 1870 रुपए में गोदरेज कंज्यूमर में कारोबार होता हुआ दिखा है। लेकिन जो स्टॉक्स खबरों के दम पर बड़े एक्शन में दिखे, आरपीपी इंफ्रा 6% मजबूत है, जहां फंड्स की खरीदारी हुई। क्रॉम्पटन कंज्यूमर, ये देखिए अभी ये स्टॉक दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड करता हुआ दिखा है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि देखिए यहाँ पर बड़े ट्रेड्स होते हुए दिखे हैं क्रॉम्पटन कंज्यूमर में। अब 3.5-4% की राइस स्टॉक्स पर भी एक बार नजर डाल ली जाए, यहाँ पर भी जहाँ सेलेक्टिवली खरीदारी होती दिख रही, कोहिनूर, एलटी फूड वगैरह, ये शेयर थोड़े से मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल हेमंत खरीदारी और 9650 के आसपास निफ्टी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ढीला इसलिए आज फिर से, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ये देखिए एक अच्छी दौड़ लगाने के बाद थोड़ा सा थकान दिखा रहा है, तो बैंक निफ्टी में इतनी तेजी नहीं हो पा रही। लेकिन छोटे मझौले शेयर तो आज भी देखिए कमाल दिखा रहे हैं। अच्छा, 300 से नॉन स्टॉप आईसीआईसीआई बैंक ने तेजी भी दिखाई है 10-15 दिनों में, तो इतना थकान तो बनती भी है, और इसीलिए आप देखिए मार्केट में मिड कैप्स के दम पर ही सबसे ज़्यादा अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जीएनएफसी ये स्टॉक हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया था। ग्रीव्स कॉटन ये भी देखिए दमदार प्रदर्शन दिखाता हुआ, अच्छे क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक्स आज भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स हैं। बिल्कुल, तो मजबूती के साथ सारे इन स्टॉक्स में कारोबार होता हुआ। विशेष एक राय आपसे आरकॉम पर लेना चाहता हूं, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की संभावना है अनिल अंबानी जी, और वायदा कारोबार के बैन में ये दोनों ही शेयर जो बैन में है, आरकेप और आरकॉम, जिनके पास है पोजीशन तेजी या मंदी, दोनों ही पोजीशन, उन्हें क्या करना चाहिए? सर बहुत ही शॉर्ट टर्म में बोलूँगा, बहुत ही हाई इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है बिकॉज स्कैरसिटी है, और ये वीक का जो वॉल्यूम है वो 61 करोड़ का वॉल्यूम है, विच इज़ द हाईएस्ट इन द एंटायर लाइफ ऑफ आरकॉम। तो मैं ऐसा मानता हूँ, और जब कोई एजेंसी, माफ़ कीजिएगा आई एम बीइंग सो स्ट्रेट, जब कोई रेटिंग एजेंसी स्टॉक को डाउनग्रेड करती है तो मेरे हिसाब से उसके नज़दीक के टर्म में हम उसका बॉटम देखते हैं। अब 2 दिन पहले इसमें जब इतना हैवी वॉल्यूम हुआ था, और प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा के साथ में मैं रिटर्न करता हूं, तो एक हैमर फॉर्मेशन बना था। तो अगर बहुत ही कोई एग्रेसिव ट्रेडर है, क्योंकि एफएनओ के बैन में आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर है, तो आप 18 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और डिलीवरी में थोड़ी पोजीशन बाय कीजिए। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग बाउंस 24 रुपए तक का देख सकते हैं, लेकिन ओनली ट्रेडिंग बाउंस, और 18 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाय कीजिए। इट्स अ प्योर शॉर्ट टर्म व्यू। तो ये है आपके लिए आरकॉम पर आए हैं। जब चाय वाले स्टॉक्स की आप बात करते हैं, एक और छोटा चाय वाला स्टॉक जो एक्शन में दिख रहा है मुझे दिन के हाई पर, वो एंड्रयू ह्यूल है। मेरे ख्याल से आपने टीम में कई बार पहले शामिल किया था। अच्छा, आज भी मन था करने का, और एक बार हमने 24-25 रुपए से ये सरकारी कंपनी जो चाय के कारोबार में, ये सबसे ज्यादा बिजनेस का चाय से आता है, बाकी अन्य कारोबार भी हैं कंपनी के, बहुत सारे कारोबार है। तो ये एक और स्टॉक है। अच्छा, इनकी एक और सब्सिडरी कंपनी है टीडी पावर।
जिसके रिजल्ट्स भी बड़े तगड़े आते हुए दिखे। तो ये एक और स्टॉक है जो अब एक्शन में आता हुआ दिखा। अचानक से इस स्टॉक में एक्शन बढ़ता हुआ नजर आया, तो मैंने कहा प्रकाश राय रखते हैं आप इस पर? किस पर? एंड्रयू यूल आपके रडार पे है? हाँ, बट ये थोड़ा इलिक्विड है, तो इसमें थोड़ा धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन किया जाता है। एक इसी समूह की कंपनी, मतलब इस सेक्टर की कंपनी है, मुझे अगर नाम ठीक से याद हो तो BNA इंडस्ट्रीज करके। वो तो इससे भी कम लिक्विड होगी। नहीं, लिक्विड इतनी इलिक्विड नहीं है, बट उसके प्लांटेशन की जो ओनरशिप है उसकी पैटर्न देख के बता रहा हूँ कि चाय में हुआ क्या है कि जो कीनिया में चाय के रेट्स जो बढ़े हैं लास्ट फ्यू ऑक्शंस में, वो अब एक ट्रेंड ऐसा लग रहा है कि वन ऑफ नहीं है। इनफैक्ट अब यही चीज आपको कॉफी में भी दिखेगी, तो जो आप 5वीं C वाली चीज गिन रहे हैं उसको कॉफी ऐड कर सकते हैं। चलिए, वेरी नाइस। चीनी, चाय, चावल चमड़ा के बाद कॉफी भी है। तो कॉफी में आई थिंक देयर इज अ बिग दिसिंग, और एक कंपनी बहुत ही उम्दा कंपनी है CCL प्रोडक्ट्स करके, जिसके लोग ज्यादा गुण नहीं गाते क्योंकि वो इतनी छोटी मानी जाती थी इन मार्केट शेयर, लेकिन उन्होंने जो वियतनाम में जो बिजनेस अपना बनाया है और टैक्स फ्री स्टेटस में काम कर रहे हैं, वो अभी आई थिंक 2018 तक चलेगा। That also can be bought on dips। चलिए, तो CCL प्रोडक्ट्स पर रखिए नजर, बेहतरीन कंपनी है कॉफी की, इस पर अच्छी तेजी बन सकती है। दीवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राकेश बंसल साहब, विश्वेश चौहान साहब, आप सबका धन्यवाद समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी हाँ, बाजार में पिछले कई दिनों से देखिए जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। लगातार सेंसेक्स निफ्टी नए नए रिकॉर्ड स्तर बना रहा है, लेकिन क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी, ये सबके जहन में सवाल है और इस सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। हमने एक खास सीरीज शुरू करी है, लाइफ एट लाइफ टाइम हाइज, और इस कड़ी में CNBC आवाज के मार्केट राइटर अनिल सिंघवी, हमारे बर्थडे बॉय, ने बातचीत करी SBI म्यूचुअल फंड के CIO नवनीत मोहनत से। तो कल आपने एक हिस्सा सुना उसका और आज दूसरा हिस्सा सुनिए, क्या इंटरेस्टिंग बातचीत हुई, देखिए। एक और रिफॉर्म GST, जो शायद आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म लोग मान रहे हैं। ओके, पहले तो बाजार को बड़ा इंतजार था कि ये आना चाहिए। अब जब फाइनली आ रहा है तो जिन लोगों को करेक्शन का इंतजार है वो ये कह रहे हैं कि GST के बाद पता नहीं क्या अफरा तफरी हो जाएगी, क्या कुछ हो जाएगा, ऐसे में थोड़ा डरना चाहिए। तो क्या बाजार में वाकई में GST को लेकर कोई डर रखने की जरूरत है या ये भी स्मूथली हो जाएगा? ये बाजार है बाय ऑन डिप्स का। आपको जो वैसी अपॉर्चुनिटी आती है ना, आपको याद होगा जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, निफ्टी 8000 के नीचे चला गया था, हम लोग बात कर रहे थे और मैंने बोला कि कुछ हफ्तों में हो सकता है ये डिसरप्शन दिखाई दे, बट 3-4-6 महीनों में वापस चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। सो आई थिंक GST अगेन लाइक अ ग्रेट इंडियन वेडिंग, मेरे ख्याल में वो 1-2 महीने तक डिसरप्शन होएगा। डीलर को नहीं पता है कि मैं इन्वेंट्री रखूँ नहीं रखूँ, मेरे को कैसे क्रेडिट मिलेगी, कंपनीज को डर लगेगा, गवर्नमेंट का नेटवर्क। बट 2-3 महीने में जैसे इंडिया में शादी होती है, लास्ट तक कुछ ना कुछ तो बाकी रह जाता है, बट अल्टीमेटली लड़की ससुराल पहुँच जाती है। तो मेरे ख्याल में GST ऐसे ही होने वाला है सेम। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद है, जब मैं आपसे पिछले साल के अंत में कर रहा था, न्यू ईयर शो कर रहा था, तब कॉन्सेंसस ये बनकर आ रहा था भाई कि शुरुआती 6 महीने थोड़े मुश्किल बने रहेंगे, क्योंकि उस वक्त डिमोनेटाइजेशन वाला माहौल था। तो शुरुआती 4-6 महीने बाजार वोलेटाइल रहेंगे, शायद रिटर्न न दे, लेकिन सेकंड हाफ जो होगा 2017 का वो बड़ा दमदार होगा। लेकिन हुआ ये कि फर्स्ट हाफ तो बड़ा दमदार हो गया। तो अब सेकंड हाफ में क्या कहीं कोई सावधानी के संकेत हैं? मतलब कुछ ऐसा हो सकता है जिससे बड़ा करेक्शन आए, कुछ अननोन फैक्टर्स? हमेशा कुछ ना कुछ तो फैक्टर रहेगा। अभी कुछ दिन पहले तक सबको डर था मानसून टाइम पर आएगा कि नहीं, पर अभी थैंकफुली रेन गॉड ने भी हेल्प कर दी है। केरला में जब न्यूज़ थी कल परसों में कि मानसून तो टाइम पर है और इस बार नॉर्मल होना चाहिए। इक्विटी मार्केट में जैसे मैंने शुरू में बोला, कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स रहेंगे, वो जो रिस्क लगती है उसकी वजह से ही ज़्यादा रिटर्न आते हैं। बट आई थिंक अगर स्ट्रक्चरल ध्यान रखा जाए, अगले कई वर्षों में बाजार ठीक लगता है, इंडिया की इकोनॉमी ठीक करेगी, मैक्रो एनवायरनमेंट ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा, इंटरेस्ट रेट्स नीचे रहेगी, कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और लिक्विडिटी फ्लो यहाँ से आएगा, तो मार्केट ठीक करना चाहिए। उसके बीच में कुछ ना कुछ कभी होता रहेगा, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कर दिया, कभी नॉर्थ कोरिया में मिसाइल गिर गई, कभी कुछ चाइना का न्यूज़ आ गया, कभी ऑयल $5 ऊपर या नीचे हो गया, कभी यहाँ पर कुछ हो गया, वो तो चलता रहेगा। तो ये चारों कारण जो आपने बताए ये चारों बाहर के,
तो मतलब हिंदुस्तान में ऐसा कोई डोमेस्टिक मेरे ख्याल में एक्सीडेंट होने मोस्ट का डर इम्पोर्टेंट नहीं। अगले कुछ साल एक्सीडेंट नहीं होगा, खाली है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ अच्छी आनी चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे इम्पेरेटिव जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज रिफॉर्म्स तो कंटिन्यूस हो रहे हैं, उसके एग्जीक्यूशन में जैसे जैसे ही इन्वेस्टमेंट साइकिल थोड़ा सा रिवाइव हो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से, कंजम्पशन ठीक ठाक चल रहा है, एक्सपोर्ट्स पिकअप हो रहे हैं बिकॉज ग्लोबल इकॉनमी रिवाइव हो रही है, एक्सपोर्ट्स पिकअप हो रहे हैं, एक बार प्राइवेट कैपेक्स भी साल या 2 साल में जब लोगों को दिखने लगेगा 2019-20 से, तो ऑटोमेटिकली ये सब फैक्टर्स धीरे 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 बाजार को सपोर्ट करते रहेंगे। अब पैसा कहाँ बनेगा, ये बड़ा सवाल है। फिक्स इनकम, क्या आपको उम्मीद है कि रेट्स और नीचे जा सकते हैं, और ऐसे में क्या डेट या फिक्स इनकम फंड्स में पैसा लगाने वाले लोग या एफडी में पैसा लगाने वाले लोग पैसा बनाएंगे? सो अगेन थोड़े टाइम पहले, कुछ हफ्ते पहले लग रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्टांस चेंज हो गया है, उनको लग रहा है शायद इन्फ्लेशन ऊपर रहेगा तो ब्याज दर शायद बड़ा कम तो नहीं हो सकती। थोड़ा ऑयल थोड़ा सा ऊपर जा रहा था जब $55 के आसपास, कुछ और कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चले गए थे, जीएसटी से कहीं इन्फ्लेशन बढ़ जाए वो सब कंसर्न थे। अभी एक भी नहीं लग रहा है, जीएसटी नहीं लग रहा है कि इन्फ्लेशनरी है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ग्लोबल कमोडिटीज़ में कोई बहुत तेज़ी आने से यहाँ फ़र्क पड़े, रूपी एप्रिसिएट हो गया है। तो आई थिंक ओवरऑल, और अगर मानसून ठीक टाइम पर आ गया है और अगर ओवरऑल क्रॉप्स ठीक हैं, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है, आई थिंक ब्याज दरें शायद स्टेबल रहनी चाहिए। फेड का भी जो पहले डर था 2-3-4 रेट हाइक का, तो अब लग रहा है 2 रेट हाइक से ज़्यादा नहीं होंगे, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट भी सपोर्टिव है, रूपी ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं डेट मार्केट में, तो अगर कोई भी रीज़न से यील्ड्स ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी है। बट एक ध्यान रखना चाहिए कि जब आरबीआई डिटरमिन्ड है कि इंडिया में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने देगी और गवर्नमेंट उसके पीछे डिटरमिन्ड है कि हम भी नहीं इन्फ्लेशन बढ़ने देंगे, तो फिर रेट स्टेबल नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा आपको फिक्स इनकम में ऊपर की रेट्स में इन्वेस्टमेंट हो जाए बहुत मुश्किल लगता है। इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा एक ही है, जीएसटी, क्योंकि जनरली नहीं है, लेकिन अगर आप जो रेट्स वगैरह जो भी गवर्नमेंट ने अनाउंस करी अभी तक, नहीं लग रहा है कि जीएसटी इन्फ्लेशनरी होगा। स्ट्रक्चरली तो अगर इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, तो वो तो नॉन इन्फ्लेशनरी है। तो बाजारों के लिए आज फिर से एक ऐतिहासिक दिन, हफ्ते के आखिरी दिन बाजार ने बनाए हैं नए रिकॉर्ड्स। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। कमोडिटी बाजार की कैसी होगी शुरुआत, मुग्धा मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, जो बताएंगी। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।